हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। जैसा कि आपको पता होगा कि समीक्षा अधिकारी की डेट घोषित कर दी गई है एग्ज़ाम की। वो एग्ज़ाम आपका 11 फरवरी 2024 को निर्धारित किया गया है। उस हिसाब से देखें तो हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है और इस कम समय में आप देखेंगे तो हमारे पास 50 से 55 दिन शेष हैं। इतने कम दिनों में अगर आप रणनीति बना के तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें सेलेक्टिव चीज़ें ही पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम लिहाज से। बाकी चीज़ें आपको स्किप कर देनी है, क्योंकि ये वो समय नहीं है कि आप पूरी किताबें या पूरा नोट्स वो है डिटेल में पढ़ें। इस समय हमको हिट पॉइंट देखनी होती है जो एग्ज़ाम पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी संबंध में हमने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि जो आप उत्तर प्रदेश के जो लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी परीक्षाएं कराई जाती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस की और आरओ जो ये एग्ज़ाम आप देंगे, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको काफ़ी मदद मिल रही है। और इसमें हमारे ज़्यादा मदद करता है प्रीवियस ईयर का पेपर, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो और या फिर समीक्षा अधिकारी का। तो आप कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करिए और टेस्ट पेपर लगाइए और उनकी व्याख्या पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अगर हम जो प्रश्न पढ़ते हैं उसी के आसपास से ही प्रश्न बनते हैं हमारे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करिए। घटना चक्र में तो हम यही करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करते हैं और वहीं से हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे जो व्यूवर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि सर उत्तर प्रदेश स्पेशल और पर्यावरण और जो है रीजनिंग के बारे में आप इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। हालांकि ये ज़रूरी भी है कि इसके बारे में आपको जानना कि क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ चीज़ें स्किप करने के लायक होती हैं तो उनको छोड़ना ही ज़रूरी रहता है, ठीक है। तो भी ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आते हैं अपनी टॉपिक पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश विशेष में हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप पहली प्राथमिकता आप ये देंगे कि जो भौगोलिक इसका परिदृश्य है, आप थोड़ा सा ये एक ब्लैंक मैप ले लेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल का और एक मैप लेंगे उसमें जिसमें सारे ज़िले दिए हुए हैं। तो ब्लैंक मैप पे आप करके, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का है तो उसका आप देशांतरी विस्तार नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है, किन किन देशांतर रेखाओं के बीच है और उसके बीच की दूरी कितनी है, ये भी याद रख लेंगे। और उसके बाद इसका अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे, किन अक्षांशों के बीच है ये उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेपाल बॉर्डर से देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। उसके बाद जो अदर स्टेट हैं उनसे आप देख लेंगे कितने राज्यों से सटती है सीमाएं और कौन कौन से ज़िले बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप देख लेंगे तो ये हो गई बेसिक जानकारी। और उसके बाद इसका राजनीतिक परिदृश्य में देख लेंगे, जैसे कि इसका राजधानी परिवर्तन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश का जो है नाम में जो परिवर्तन आए हुए हैं वो कब कब किए गए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। जैसे प्रथम मुख्यमंत्री देख लेंगे, उसके बाद राज्यपाल देख लेंगे और उसके बाद आप ये देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देख लेंगे। हालांकि ये जो शार्ट नोट्स है हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया था पीसीएस मंत्रा का, तो आप चाहें तो उस नोट से भी आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। लेकिन हम एक बार फिर आपको ये चीज़ें याद दिला दें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उत्तर प्रदेश में पढ़ना बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमारे पास कम समय है तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखेंगे, ज़रूर से देखेंगे। बाकी चीज़ें स्किप कर देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे आप। तो जैसे पार्क पूछता है, जैसे लेदर पार्क पूछ देगा और एप्रिल पार्क पूछ देता है और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछ देता है। तो ये सारे जो पार्क हैं आप उनको याद रखेंगे। उसके बाद शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के देख लेंगे, जैसे दलहन संस्थान पूछ लेता है, गन्ना शोध संस्थान पूछ लेगा। उसके बाद संस्थान में जैसे अन्य संस्थान में जैसे हिंदी संस्थान पूछ लेता है, उर्दू संस्थान पूछ लेता है, भारतनाट्य अकादमी पूछ लेता है। और उसके बाद ऐसे तमाम संस्थान हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिलते हैं। ये एक एक लाइन के होते हैं, आप पढ़ते जाएंगे और कभी कभी ये क्वेश्चन फॉर्म में देते हैं, कभी कभी ऐसे मिलान में करके दे देता है। और तमाम संस्थान देंगे, उसके बाद स्थान दे देंगे, ठीक है, मिलाना होता है। उसके बाद ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल और पर्यटन देख लेंगे। ऐतिहासिक स्थल में जैसे जो इतिहास से संबंधित है, जैसे ताजमहल है, जामा मस्जिद वगैरह है, ये पूछ लेगा कहाँ पे है। धार्मिक स्थल जैसे बौद्ध और जैन धर्म से और तमाम मंदिर हैं, पूछ लेगा देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं। जो पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से उठाते हैं ये लोग, तो वो चीज़ें आप वहाँ से देख लेंगे। उसके बाद मेले हैं, पर्व महोत्सव
नृत्य और उसके बाद लोकगीत। लोकगीत में जैसे कजरी हो गया, रसिया हो गया, ये सब पूछ लेता है कि किस ज़िले से संबंधित है और किस अवसर पे गाई जाती है। तो ये 2 चीज़ें आप लोकगीत के बारे में ध्यान रखेंगे। उसके बाद महोत्सव, जैसे मान लीजिए ताज महोत्सव हो गया, तो ऐसे महोत्सव करके पूछता है, तो महोत्सव भी आपको देखना पड़ेगा। मेले जैसे ददरी का मेला मान लीजिए, ये कहाँ पे लगता है, तो आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो आप इसको पता करिएगा, और ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ेंगे। ये जो पॉइंट दिए हैं आप इसमें, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और नोट्स में अपने मिला लेंगे। ये चीज़ें आप ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद संगीत कला में देखेंगे तो शास्त्रीय संगीत गायन है, उसके बाद वाद्य यंत्र है। तो शास्त्रीय संगीत देख लेंगे कि कौन कौन सा है। उसके बाद ये जो वाद्य यंत्र हैं उसके वादक कौन हैं और उनका घराना क्या है। घराना बहुत पूछता है उत्तर प्रदेश, जो भी परीक्षाएं होती है, जैसे आर की परीक्षाएं हुई, उत्तर प्रदेश विशेष से घराना क्वेश्चन बनता है। तो जैसे मान लीजिए गिरजा देवी का पूछ लेगा, किससे संबंधित है, इनका घराना कौन सा है। उसके बाद तो जैसे वाद्य यंत्र कोई दे दिया, तबला दे दिया, बांसुरी दे दिया, पूछ लेगा कि इसके वादक कौन है, उनका घराना कौन सा है। तो ये चीज़ें एक आध क्वेश्चन मिलेगा, वो भी आपको मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन के एक क्वेश्चन बना के देगा, मिलान करना होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के खनिज और उद्योग और जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो भी चीज़ें पूछती है, जैसे फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो गई, मेरठ से खेल का सामान हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये तो फिक्स रहता है। तो वो तो आपके ऊपर है कि आप 1 नंबर लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश की नदियाँ देख लेंगे, झीलें, झरने और नदी घाटी परियोजनाएँ देख लेंगे। नदियाँ देख लेंगे, जैसे गंगा नदी के बारे में देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में इसमें बाएं से तट से कौन नदियाँ मिलती हैं, दाएं तट से कौन नदियाँ मिलती हैं। ये सब सारी चीज़ें आप नदियों के बारे में देख लेंगे। उत्तर प्रदेश की नदी के बारे में देख लेंगे, कौन बड़ी नदी है, कौन छोटी है। ये सब सारी चीज़ें एक नज़र देख लेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनजाति देख लेंगे, किस ज़िले में कौन सी जनजाति पाई जाती है, उनका क्या विशेष अवसर पर क्या है, कौन सा त्यौहार मनाते हैं। 10-12 जनजातियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना है। जनगणना में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी जनगणना पढ़िएगा आप 2001 की जनगणना और 2011 की जनगणना का तुलना करके पढ़िएगा। जैसे साक्षरता दर मान लीजिए पढ़ रहे हैं 2011 की 2001 में भी देख लीजिएगा उस साक्षरता दर कितनी थी और उनके बीच अंतर कितना। जैसे 10 की वृद्धि में भी देखेंगे तो 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी थी। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज में जब भी पढ़ेंगे आप तो ये चीज़ें ध्यान रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे इतनी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी चीज़ें आप स्किप करेंगे तो कोई बात नहीं रहेगी। और बाकी चीज़ें जो है अभी हम बताएंगे पर्यावरण में, जैसे पक्षी अभ्यारण्य वगैरह पूछता है तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, लेकिन इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आ जाता है तो उसकी चर्चा भी वहाँ पे हम कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोट्स में इसको मिला लेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप जो है एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक आती है, ये यूथ कंपटीशन की होती है, ये उत्तर प्रदेश की है। इसमें उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, चाहे जीआईसी प्रवक्ता, चाहे वो यूपी लोअर पीसीएस का हो, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसमें कुल 372 सॉल्व पेपर हैं। तो अगर इसको पढ़ लेंगे आप, क्वेश्चन फॉर्म में है, हम अभी भी बार बार आपको कह रहे हैं कि आप जितना से जितना हो सके इन 50 दिनों में आप केवल एमसीक्यू सॉल्व करिए। अलग अलग सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं उनके सबके आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आपको परीक्षा में ज़्यादा मदद मिलने वाली है, ना कि अभी आप बुक पढ़ेंगे और नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे, ये ले लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 के आसपास मिलेगी। इसको पढ़ने की बजाय आप इसी को फोकस करें तो ठीक है। अगर जो लोग इसको पढ़े हैं, कमांड किए हैं, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ते हैं और उनको उसी तरीके से याद होता है तो आप इस बुक को ले लेंगे। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है पर्यावरण पे। तो पर्यावरण में देखेंगे हम जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर्यावरण की बात करें तो इसमें आप देखेंगे तो प्रमुख एक्ट, जैसे वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब आया था और उसके बाद प्रदूषण एक्ट कब आया था। तो इस तरह से जैसे जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं आप उनको देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इसमें कुछ आपको कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कौन सा एक्ट है, कब आया था और कब ये संशोधित हुआ था, बस इतना ही इसके बारे में जानना है। बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक इसमें है प्रोजेक्ट या परियोजना। जैसे आपका पूछ लेता है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था। बस मेरा काम
बस मेरा काम ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद दिला दें कि ये जो टॉपिक हैं आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी एग्ज़ाम की डेट हमारे करीब आ जाती है तो हम कोर सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर सामने आता है, तब देखते हैं ये प्रश्न अलग अलग टॉपिक से बने हुए हैं और जबकि प्रश्न आसान थे, बस आपकी जो है नज़र वहाँ तक पहुँची नहीं। तो छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से फंस जाएंगे आपको। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर देख लेंगे, प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट देख लेंगे और तमाम ऐसे जो परियोजनाएं हैं समय समय पर जो आई हैं उनकी डेट और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं आप उनको देख लेंगे। ये इन्वायरमेंट वाले सेक्शन की परियोजनाएं हैं, ना कि नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद वन रिपोर्ट देख लेंगे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी और भारत के संबंध में भी। 2-3 पेज का ये नोट्स बना लेंगे। ये नोट्स कहाँ से बनाएंगे, जो आपको हमने एक बताया था चैनल क्रेजी जीके टिक करके, ये यहीं पे आपको डाल देंगे। वन रिपोर्ट 2021 सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश के बारे में भी मिल जाएंगे और भारत के भी बारे में मिल जाएंगी। तो यहीं से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैनल से जाके कर लीजिएगा, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 1 घंटे की वीडियो होगी, आप वहाँ से चीज़ें कर लेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक इसमें जैसे है वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसको। वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेंगे, उसके बाद नेशनल पार्क देख लेंगे, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभ्यारण्य। टाइगर रिजर्व देख लेंगे। इसमें ये देखना होता है, दो चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि कौन सा कुल टोटल की पहली बात तो आप ध्यान देंगे टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, और जो हाल ही में लेटेस्ट मान के चलिए 10 टाइगर रिजर्व हैं। उसके बाद मान लीजिए 10 कुल टोटल टाइगर रिजर्व हैं, तो 10वां कौन सा बना है, इसके बाद 9वां कौन सा था, 8वां कौन सा था, इनकी स्थिति क्या है, ये चीज़ें आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखेंगे। BR का मतलब बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, हाल ही में कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद वेटलैंड यानी रामसर साइट, जो आर्द्र जल भूमियाँ होती हैं, उनकी संख्या कुल टोटल कितनी है, उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसे वेटलैंड हैं, ये सारी चीज़ें आप 2-2, 3-3 लाइन है इसके बारे में नोट कर लेंगे, तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका छूटेगा नहीं। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इन्वायरमेंट पे पूछती है और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, वो है ओजोन परत। ओजोन परत को आप डिटेल में थोड़ा पढ़ लेंगे, किस मंडल में पाई जाती है, और थोड़ा यही मंडलों के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन कन्फ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं हमारे। और उसके बाद प्रदूषण पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, गैसों के बारे में जान लीजिएगा, कौन सी गैस प्रदूषण में ज़्यादा वो करती हैं। और उसके बाद ओजोन परत को देख लीजिएगा कि इसमें किस गैस की वजह से इसका क्षरण ज़्यादा होता है। तो कई गैसें हैं, आपको लगेगा कि ये नहीं है लेकिन होती वही गैसें हैं, तो आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद पर्यावरण संबंधी जो पुरस्कार होते हैं आप इनको भी देख लीजिएगा। और ये चीज़ देखेंगे कहाँ से, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो इसको देखने के लिए आपके पास ये इन्वायरमेंट की एक पतली सी बुक है ये। हालांकि बुक तो अच्छी होती है दृष्टि की, लेकिन अभी समय नहीं बचा है, और घटनाचक्र पूर्वावलोकन को पढ़ने का भी समय नहीं बचा है। उसमें इतने ज़्यादा प्रश्न आपको IAS के मिल जाएंगे और PCS के जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, तो इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका समीक्षा अधिकारी का इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो पतली बुक आती है, केन स्टडी की है, एक पब्लिकेशन था जो अब बंद हो गया है, मार्केट में नहीं आ रहा है। ये 20-25 रुपये की बुक आती थी, इसमें सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में दी हैं, छोटी छोटी टॉपिक में जो इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, आप प्रिंट निकाल के आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो इन्वायरमेंट वाला आपका जो है टेंशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको इन्वायरमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी जो अगली टॉपिक है रीजनिंग में देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रीजनिंग में जो हमारा पहला चैप्टर होता है, पहला चैप्टर मान के चलिए कि कैलेंडर आएगा, कैलेंडर, और दूसरा चैप्टर आपका आता है दिशा। उम्मीद है कि आपको साफ दिख रहा होगा। दूसरा चैप्टर दिशा आता है, पासा से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन पासा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। आप अगर पासा थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो कर लेंगे, और पासा पढ़ने का समय भी नहीं है। और तीसरी टॉपिक की बात करें तो इसमें आता है तीसरी टॉपिक आपकी लुप्त संख्या। लुप्त संख्या
इसके फॉर्मेट ये होता है क्वेश्चन का, लुप्त संख्या का, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स दे दिया, इसमें 4 बना दिया, ठीक है, यहाँ कुछ दे देगा, यहाँ कुछ दे देगा, यहाँ कुछ दे देगा, यहाँ के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, 3 जो है कॉलम दे के और एक चौथे के बारे में पूछ लेगा। और दूसरा इसका फॉर्मेट होता है ये, यहाँ कोई संख्या देगा, यहाँ कोई संख्या देगा, यहाँ के बारे में पूछ लेगा, और ऐसे ही करके गोले टाइप में देता है। इस तरह से लुप्त संख्या के बारे में देता है, कभी कभी ये सीरीज में दे देता है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, लुप्त संख्या यहाँ से देखेंगे। उसके बाद जो चौथी टॉपिक हमारी है, चौथी टॉपिक आपके मान के चलिए कि कोडिंग और डिकोडिंग करके आता है। तो कोडिंग डिकोडिंग जानते ही हैं, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है लेकिन चीज़ें आसान हैं, क्योंकि इसमें आपको जो अल्फ़ाबेट दिए होते हैं उनके प्लेसेस याद करने होते हैं, उसी के बिहाफ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी कई सीरीज़ होते हैं, जैसे कोई श्रृंखला करके दे दिया, अब कोई उसमें एक बात दे दिया, जैसे दे देता है कि मान लीजिए 10 ठो वर्ड दे देगा, फिर पूछेगा इन शब्दों में से कौन सा शब्द नीचे बनाया जा सकता है या कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इस तरीके के प्रश्न आपको कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद 5वां हमारा हो जाएगा रक्त संबंध, ठीक है। तो रक्त संबंध से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इतने टॉपिक हुए, 5 टॉपिक हो गए हैं। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो 6वां टॉपिक पूछता है, 6वां टॉपिक हमारा पूछता है रैंकिंग। रैंकिंग से प्रश्न पूछते हैं, जैसे पूछ देता है कि बाएं से चौथा और 6वें, और दाएं से चौथा, बाएं से तीसरा, ऐसे करके जो प्रश्न बनते हैं वो रैंकिंग के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, जैसे जो हाथ मिलाने वाला प्रश्न होता है, जो गिफ्ट वाला प्रश्न होता है, जैसे बंदर वाला जो ऊपर नीचे होता है, वो एक प्रश्न जरूर मिलेंगे आपको। तो वैसे प्रश्न आप अपना नोट्स जो बनाइएगा उसमें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। यूट्यूब पे ऐसे प्रश्न बहुत पड़े हैं, जाके 2-3 प्रश्नों का आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, वो प्रश्न आप वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है 7वीं टॉपिक हमारी है, 7वीं टॉपिक जो है अनुपात और समानुपात। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसमें प्रश्न 4 टाइप के पूछते हैं। जैसे मान लीजिए पहला तो मान लीजिए मैथ के हिसाब से पूछेगा, तो 2 संबंध है 4 अनुपात 4 का, अब आगे पूछ देगा इसमें क्या होगा, ठीक है। और एक पूछेगा अल्फ़ाबेट में, अगर देख लेंगे AB, और उसके बाद मान के चलते हैं जैसे B, उसके बाद D, अनुपात D, उसके बाद आगे कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। एक ये हो गया। उसके बाद मान लीजिए एक लखनऊ हो गया, फिर उसके बाद UP, ठीक है। फिर मान लीजिए पटना हो गया, पटना, फिर आगे क्या होगा। आप तो समझ रहे होंगे, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो पटना किसकी राजधानी होगी। इस तरह से पूछता है, लेकिन ये देश में भी पूछ सकता है, आपका राज्य में भी पूछ सकता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। और इसी तरह से देता है बायो में भी पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कोई रोग दे दिया, संबंधित दे दिया कि किससे होते, कवक कोई दे दिया। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद रखेंगे। वो प्रश्न आते हैं अनुपात समान अनुपात से, ठीक है। तो रीजनिंग में बस इतने ही प्रश्न बनते हैं और इतने टॉपिक से। और प्रश्नों की संख्या आपको पता ही है, 10 से 12 13 के बीच में रहती है। 10 से प्लस ही रहेगी, 15 तो रेयर कभी जाती है। और जो मैथ के इसमें क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कहते हैं कि मैथ के क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन इसमें भिन्न से संबंधित रहते हैं। जो छोटी जो है भिन्न रहती हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। कुछ प्रश्न आपको परसेंटेज से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। तो ये यहाँ से छोटे प्रश्न आएंगे, आप इनको चाहेंगे तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन का मान रखेंगे और प्रश्न आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। तो इतने ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और ये छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल, पर्यावरण और रीजनिंग, ठीक है। और जनगणना के बारे में हम बता ही दिए हैं। जनगणना का जो हम नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। और रीजनिंग आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये भी एक समस्या है कि जो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, ये अगर आप चाहेंगे तो यूट्यूब पे पर्टिकुलर टॉपिक डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे यूट्यूब पे पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे मान लीजिए कैलेंडर बाई पीयूष वासने। पीयूष वासने अच्छे टीचर हैं, कैरियरवेल के टीचर हैं, उनकी वीडियोस बहुत यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। आप चाहेंगे तो पर्टिकुलर टॉपिक डालेंगे, उनके नाम आगे
उनके टीचर का नाम लगा देंगे तो सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो रीजनिंग में आपको कोई समस्या आएगी नहीं, और उसके बाद आप चाहेंगे तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे तो रीजनिंग की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने की। तो हमने बता ही दिया कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए, उसके बाद आगे हम बताएंगे अगली वीडियो में आपको को घटना चक्र में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको कैसे पढ़नी है, जैसे इतिहास का हो गया, भूगोल का हो गया, और साइंस का हो गया, राज्य व्यवस्था का हो गया, उसमें कौन सी चीज़ें आप पहले देखेंगे। आपका टारगेट होना चाहिए 50 दिन है तो उसमें हम आप सारी चीज़ें सेलेक्टिव पढ़ें, ज़्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें, और कोशिश करिए 8 से 10 घंटे पढ़ने की, तभी चीज़ें आप कवर हो पाएंगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ये थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी आगे काम करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।